नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा आपके साथ हूँ इस नए कार्यक्रम खबरों की खबर में। इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुँचाएंगे अपने रिपोर्टर्स की वो इन डेप्थ रिपोर्ट्स जो एक खबर के हर पहलू को छूती हैं, उसके बैकग्राउंड या भविष्य में उसके इम्पैक्ट और उसके मतलब को बारीकी से पकड़ती है। आज आपके लिए 3 खास रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी, जिन पर अचानक देश की 2 बड़ी पार्टियां दावा कर रही हैं और अपने हिसाब से बता रही हैं कि पटेल थे कौन, सेक्युलर, हिंदूवादी, जोड़ने वाले, नेहरू से उलट, किसी से बेहतर और न जाने क्या कुछ। लेकिन ये जो राजनीति के लिए इतिहास की खिचड़ी पकाई जा रही है, वो असल इतिहास से मेल नहीं खा रही। क्यों, बता रहे हैं हिमांशु शेखर। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति। गुजरात के भरूच में नर्मदा बांध के ठीक सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल मूर्ति के निर्माण की मोदी सरकार की तैयारी ने सियासत में उनकी विरासत पर एक नई बहस को हवा दे दी है। कोई इस लौह पुरुष का राजनीतिक वारिस होने का दावा कर रहा है, तो कोई नेहरू के साथ उनकी तुलना कर इतिहास के तोल मोल में जुटा है। इतिहास के पन्नों में जमी धूल को कुरेद कर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच राष्ट्र निर्माण से जुड़े मसलों पर गंभीर मतभेद थे? क्या आरएसएस के प्रति देश के इस पहले गृह मंत्री का रवैया नरम था? क्या नेहरू और पटेल के बीच सेक्युलरिज्म बनाम नरम हिंदुत्व जैसी कुछ होड़ थी, या फिर सच कुछ और है जो इस राजनीतिक बहस में कहीं पीछे छूटता जा रहा है? उनका इंटरप्रिटेशन ये किया जाता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास करते थे और उनका सेक्युलरिज्म जो था वो जवाहरलाल नेहरू के सेक्युलरिज्म से या महात्मा गांधी के सेक्युलरिज्म से अलग था। मुझे लगता है ये गलत वो इसका इंटरप्रिटेशन है। जिस दौर में सरदार पटेल देश के गृह मंत्री बने, उस वक्त अराजकता का माहौल था। आजाद भारत की नींव रखे जाने के उस दौर में राजाओं और नवाबों के कुछ सूबों में अलगाव की छटपटाहट थी। उस बेचैन वक्त में एकता की खातिर सेक्युलरिज्म नाम का मंत्र दिया गया। सैद्धांतिक तौर पर इसे लेकर कोई मतभेद नहीं था, लेकिन देश निर्माण की दूसरी बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर पटेल और नेहरू में वैचारिक मतभेद थे। 6 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी को भेजा ये नोट इसका सबूत है। ये सही है कि न सिर्फ सरदार और मेरे तेवर अलग अलग हैं, बल्कि आर्थिक और सांप्रदायिक मसलों से निपटने के तरीकों में भी अंतर है। कांग्रेस में काम करने के दौरान ये मतभेद काफी साल से चले आ रहे हैं। इसके बावजूद ये स्पष्ट है कि हमारे बीच काफी कुछ एक जैसा भी है। उनमें और जवाहरलाल नेहरू में बहुत मतभेद थे, उनके व्यक्तित्व में भी काफ़ी मतभेद थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये सरदार पटेल ने खुद कहा है, 1947 की जनता चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये दोनों इतने सबल किस्म के लीडर थे कि उनको इस पॉलिटिकिंग के ऊपर रिड्यूस करना एक बहुत ही बहुत हल्के स्तर की राजनीति लगती है। उनका मानना था कि अगर ये एक सोशल वेलफेयर के लिए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको हम कांग्रेस में वेलकम करते हैं। नेहरू और पटेल के बीच जिस वैचारिक अंतर की आंच मौजूदा सियासत को गरमा रही है, वो आरएसएस को लेकर था। नेहरू और पटेल दोनों गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के हिमायती थे, लेकिन जहां एक तरफ नेहरू आरएसएस को एक फासिस्ट संस्था मानते थे, सरदार पटेल की राय इस पर बिल्कुल अलग थी। इस सिलसिले में गांधी जी की हत्या से करीब 1.25 महीने पहले 21 दिसंबर 1947 को पटेल की अपने करीबी सहयोगी गंगाधर राव को लिखी एक चिट्ठी अहम है। पटेल ने लिखा, मैं आपसे सहमत हूं कि हमें आरएसएस के उत्साह और अनुशासन को सही दिशा में ले जाना है। मैं दरअसल इसी लिहाज से उन्हें सुझाव दे रहा हूं। सरदार पटेल गृह मंत्री थे जब उन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया। जब गांधी की असैसिनेशन हुई, उसके बाद उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय कहा था।
फिर भी गांधी जी की हत्या में आरएसएस की भूमिका को लेकर नेहरू और पटेल की राय अलग ही रही। फरवरी 1948 के अंत में नेहरू ने पटेल से कहा, बापू की हत्या कोई अलग वजह से नहीं थी, ये मुख्य रूप से आरएसएस के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी। लेकिन सरदार पटेल की राय अलग थी। उन्होंने 27 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू को लिखा, मैं बापू की हत्या के मामले की जांच पर लगातार नजर रख रहा हूं। सभी आरोपियों ने लंबे और विस्तृत बयान दिए हैं, जिनसे ये साफ होता है कि हत्या में आरएसएस का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। ये हिंदू महासभा की एक कट्टर शाखा थी, जिसने हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। इन वैचारिक मतभेदों के बावजूद पटेल और नेहरू एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। इस सब के बावजूद ये सवाल उठता रहा कि सरदार पटेल को नजरअंदाज किया जा रहा है। पटेल की जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की एक डायरी का जिक्र किया है, जो उन्होंने 13 मई 1959 को लिखी थी। आज अगर एक भारत है तो उसकी बड़ी वजह सरदार पटेल की कुशल राजनीति और सख्त प्रशासन रहा। फिर भी हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। आपको लगता है कि सरदार पटेल की जो लीगेसी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई 1950 के बाद? इसमें सिर्फ हम सरकार को ही दोष नहीं दे सकते, मीडिया को भी दे सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं। सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था और जो उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए था, वो हमारे देश ने कई सालों तक नहीं किया। सरदार पटेल को लेकर अगर तब की सियासत इतनी कठोर हो चली थी, तो आज की सियासत भी कम अन्याय नहीं कर रही। भले ही एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर नरेंद्र मोदी उनका मुद्दा उठा रहे हों, लेकिन इसे जिस सियासी तर्ज पर उठाया जा रहा है, वो भी पटेल की वास्तविक शख्सियत से न्याय नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, या गुजरात में और लोग भी चाहते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक इनका हो, तो फिर महाराष्ट्र में भी लोग कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज का होना चाहिए। तो मुझे ये भय है कि सबसे ऊंचा बनाने की जो कोशिश है, उससे यूनिटी के बजाय डिसयूनिटी आ सकती है। बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतना गुना होगा, उससे उतना गुना होगा। अरे भाई, इन चीज़ों से तो देश सबसे बड़ा नहीं बन जाएगा। सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर जिस तरह से खींचतान चल रही है, उससे साफ है कि अगले लोकसभा चुनावों में ये एक अहम चुनावी मुद्दा होगा। पटेल की विरासत पर राजनीति करने वालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस राजनीति की वजह से उनकी विरासत पर आंच न आए। दिल्ली से कैमरामैन तुलसी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।